साइकोलॉजी लेक्चर्स एंड डिस्कशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट इमरान इस्माइल आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ। व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साइको एनालिसिस के ऊपर जो है वो उर्दू में एक लेक्चर जो है वो दिया जाए, जिसमें जो है कंप्लीट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये इंक्लूड हो। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट वे में आपको जो है कंप्लीट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में समझा दूं कि बेसिकली साइको एनालिसिस है क्या और साइको एनालिसिस आने का जो है मकसद क्या था। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। साइको एनालिसिस बेसिकली जो है दो वर्ड्स का मशबूह है। नंबर 1 पे साइको और नंबर 2 पे एनालिसिस। साइको का मतलब होता है माइंड और एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना या इन डेप्थ स्टडी। तो बेसिकली साइको एनालिसिस का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी ऑफ माइंड। अब साइको एनालिसिस के अंदर बेसिकली है क्या? ये सिगमंड फ्राइड का जो फ्राइड है उसका ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इसने बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर आके जान डाली है सिगमंड फ्राइड ने। इससे पहले साइकोलॉजी शायद इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन सिगमंड फ्राइड के जो है इन्फ्लुएंस के बाद या साइकोलॉजी के अंदर उसकी जो डिफरेंट थियरीज है उनके आने के बाद, स्पेशली जो है साइको एनालिसिस के आने के बाद, साइकोलॉजी को बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो माना जाता था। तो इसलिए जितनी भी जो है थियरीज हैं या टेक्निक्स हैं या वो थेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं जो सोली या जो सिर्फ और सिर्फ जो सिगमंड फ्राइड से बिलोंग करती हैं उसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या साइको डायनामिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का जो बेसिक जो इसका पर्पस था वो ये था कि इंसान की जो है उसका जो कि उसके अंदर जो है जितनी भी जो उसकी चीज़ें हैं वो उसके अनकॉन्शियस के अंदर उसकी रिप्रेस थॉट्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं। बेसिकली द कोर आइडिया एट द सेंटर ऑफ साइको एनालिसिस इज द बिलीव दैट ऑल पीपल पोजेसेस अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड मेमोरीज। के हर इंसान के अंदर जो है वो उसके अनकॉन्शियसनेस के अंदर थॉट्स होती हैं, रिप्रेस्ड थॉट्स होती हैं, रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, रिप्रेस्ड जो है डिज़ायर्स होती हैं और रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं। अब बेसिकली अनकॉन्शियस क्या है और कॉन्शियस क्या है और प्री कॉन्शियस क्या है, इसके ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में बताऊँगा। ये अनकॉन्शियस बेसिकली एक ज़ख़ीरा है, एक ज़ख़ीरा किस चीज़ का है? थॉट्स का है, मेमोरीज़ का है, या अर्ड्स का है, डिज़ायर्स का है, इंसान की फीलिंग्स का है, इंसान के इमोशंस का ज़ख़ीरा। बेसिकली इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। और कॉन्शियसनेस क्या है? जो चीज़ हमारी अवेयरनेस के अंदर है, जो चीज़ जो है करंट स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो चीज़ बिलोंग कर रही होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इस टाइम मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज़ माई कॉन्शियसनेस। और सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस क्या है कि एक नॉलेज तो इंसान के अंदर है लेकिन वो एट द मोमेंट उसको यूज़ नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पर मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, कोई मुझसे आके जो क्रिकेट के रूल्स की बात करता है कि सर एक वनडे मैच के अंदर जो है वो एक साइड जो है कितने ओवर्स खेलती है, तो इस टाइम तो क्योंकि मैं साइकोलॉजी का लेक्चर दे रहा था तो मैं अपने माइंड को वो क्रिकेट की तरफ लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि एक साइड जो है वो एक मैच के अंदर जो है वो 50 ओवर्स खेलती है। मींस के नॉलेज मेरे माइंड में था लेकिन मैं एट द मोमेंट उसको यूज़ नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियसनेस के अंदर इंसान के माइंड के अंदर जो है वो नॉलेज होता है, लेकिन उसका यूज़ कब करता है? जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बेसिकली जो है सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि और जो अनकॉन्शियसनेस जो होती है वो एक इंसान का एक ऐसा ज़ख़ीरा होता है जिसके अंदर इंसान की थॉट्स होती हैं, मेमोरीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, अब ये अनकॉन्शियस बेसिकली है क्या? अब सम टाइम हम काफ़ी डिप्रेस बैठे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं यार यार पता नहीं क्या है, आज मेरा दिल बड़ा जो है ना बोझल सा हो रहा है। मीन्स कि आपकी अनकॉन्शियसनेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं जो आप
के लिए जो है परेशानी का बायस है। वो रिप्रेस थॉट्स भी हो सकती हैं, रिप्रेस फीलिंग्स भी हो सकती हैं, रिप्रेस डिज़ायर्स भी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो एफएससी में है और अपना मेरिट बनाना चाहता है, किसके लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए या डॉक्टर बनने के लिए अपना अपना जो है मेरिट बनाना चाहता है। अब उसका जो है ना वो उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और सब्जेक्ट के अंदर जो है वो एडमिशन ले लूँगा, मैं बॉटनी ज़ूलॉजी के अंदर चला जाऊँगा या किसी और साइंस सब्जेक्ट के अंदर चला जाऊँगा, मैं नहीं चाह मैं अब ज़ाहिर है मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है तो मैं इसको परस्यू नहीं करूँगा। अब बेसिकली क्या चीज़ है, वो जो डॉक्टर का बनना जो है वो उसके अनकॉन्शियसनेस के अंदर जाके सेव हो गया है। अब अनकॉन्शियसनेस के अंदर जाके सेव हो गया है तो इसका मतलब क्या है, वो जब भी किसी डॉक्टर को देखेगा या उसके इर्द गिर्द से कोई इस तरह का इंसान जो है वो गुजरेगा जो वाइट ओवर कोट के अंदर मौजूद होगा, तो उसको एंजाइटी होगी, उसको टेंशन होगी और ये चीज़ उसके माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा भर जाएगी कि बाज़ औक़ात वो गुजर रहा होगा, वो लोगों को देखेगा लेकिन उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि पता नहीं क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन वो उसके माइंड के अंदर रिप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, मेमोरीज मौजूद होती हैं। तो ये बेसिकली जो है ना एक जो है अनकॉन्शियस होता है, या इसको हम कहते हैं कि अनकॉन्शियसनेस का एक इसकी जो है ना एग्जाम्पल है ये बेसिकली। अब क्या होता है, अब वो जो थॉट्स हैं वो इंसान को डिप्रेस कर रही हैं, इंसान को एंजाइटेड कर रही हैं, इंसान को स्ट्रेस का शिकार क्रिएट कर रही हैं। तो इसमें फिर एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उन थॉट्स को सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस के अंदर लेकर आए। उन रिप्रेस थॉट्स को जो है जब वो कॉन्शियसनेस के अंदर आएंगी तो उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। उसका ट्रीटमेंट किससे होगा, उसका ट्रीटमेंट जो है कैथारसिस से होगा, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हिप्नोसिस से होगा, उसका ट्रीटमेंट और भी डिफरेंट जो है ना साइकोथेरेपीज के ज़रिए किया जा सकता है, जो सिगमंड फ्राइड ने प्रेजेंट की थी। हाँ, बेसिकली ये मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर आपको इनकी स्लाइड्स चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो आप उसमें लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। अच्छा, अब अब इसमें ये है कि जी अब ये थॉट्स जो है अनकॉन्शियस से जो है अवेयरनेस के अंदर वो कैसे लाई जाती हैं, या हम कहते हैं कि अनकॉन्शियस से जो है ना कॉन्शियस की तरफ कैसे लाई जाती है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन जो है ना बेसिकली एक तरह से एक क्लाइंट और उसका जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है, इनके बीच में एक तरह का रिलेशनशिप होता है जिसमें वो डिफरेंट तरह से वो एक जो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होता है, वो डिफरेंट वे से उससे क्वेश्चंस पूछेगा, उसको जो है ना हिप्नोटाइज भी कर सकता है, उसके साथ जो कैथारसिस के अंदर बेसिकली इंसान अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है, अपने इमोशंस का इजहार करता है, उससे भी वो थॉट्स जो है ना अवेयरनेस के अंदर लाई जा सकती हैं और उसकी जो चाइल्डहुड या पेनफुल मेमोरीज हैं वो भी उसकी जो है ना अवेयरनेस के अंदर लाई जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे तीन जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना तीन फैक्टर्स होते हैं। एक इड होता है, दूसरा ईगो होता है और तीसरा सुपर ईगो होता है। जो इड होता है ये इंसान के बेसिकली जो है ना अनकॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद होती है। इसको हम जो है प्लेजर प्रिंसिपल के तौर पर भी जानते हैं। इड का क्या काम है जी, ये हर वक्त अपनी सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचती है। जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं वो इंसान की इड के थ्रू आती है। जितनी भी इंसान की नीड्स या वांट्स होती हैं वो इंसान की इड के अंदर मौजूद होती हैं और ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहती है। अब ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होती है कि वो उनकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाए, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो उसको ग्रेटिफिकेशन हम बोलेंगे। तो बेसिकली इंसान अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि और एंजाइटी और टेंशन से बचने के लिए वो चाहता है कि उसकी वो डिज़ायर या ख्वाहिशात पूरी हो जाए। इसको बेसिकली बोलते हैं इड। इड जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल के तौर पर जो है काम करती है। आगे ईगो है जी। अब ईगो क्या है, ईगो इड और सुपर ईगो के बीच में एक तरह से ब्रिज का रोल प्ले करती है। इसको हम कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल को। ईगो रियलिटी को देखती है, हाँ जी इड की डिज़ायर्स पूरी करनी है या सुपर ईगो की डिज़ायर्स पूरी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये इड काम करती है। ये समटाइम्स जो है ये अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देती है कि अभी फ़िलहाल आप इसको रोक दें, लेटर ऑन जाके आप अपनी ज़रूरत को पूरी कर लीजिएगा। इसकी मिसाल भी मैं आपको भी दूंगा। और इसके अलावा एक और है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस के थ्रू भी जो है ना ईगो समझाने की कोशिश करती है कि इंसान को। लेकिन इन दो चीज़ों के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर ईगो की। बेसिकली सुपर ईगो है क्या।
सुपर ईगो जो है ये बेसिकली बात करती है मॉरल्स की, ये बात करती है स्टैंडर्ड्स की, ये बात करती है वैल्यूज़ की, ये बात करती है एक इंसान जो है कितना जो है पढ़ा लिखा है, या उसने वो कितनी चीज़ें लर्न की हैं इस सोसाइटी के अंदर से, उसके अंदर सिंपथी कितनी है, एम्पैथी कितनी है, और चीज़ों को जो है ना परखने का अंदाज़ कितना है। ये बेसिकली इंसान के गुड जेस्चर को शो करती है। एक इंसान कितना अंदर से अच्छा है, अपनी ख्वाहिशात पे वो कितना वो काबू पाता है, या उसके अंदर वो कितनी अच्छाइयाँ हैं, ये बेसिकली इंसान की सुपर ईगो के अंदर होती है। ये इंसान कहाँ से एक्वायर करता है? अपने पेरेंट्स से एक्वायर करता है सुपर ईगो, और सोसाइटी से एक्वायर करता है। ये बेसिकली राइट एंड रॉन्ग की सेंस के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं पिछली स्लाइड पे। हमने पिछली स्लाइड पे देखा था ईगो। अब ईगो क्या करती है? ईगो एक ब्रिज का रोल प्ले करती है। अब ब्रिज का रोल कैसे प्ले करती है? ये इड की डिज़ायर्स भी होती हैं, और इंसान के जो है ना मॉरल वैल्यूज़ जो सुपर ईगो की भी होती हैं। अब ईगो ने डिसाइड करना है कि आया कि उसने इड के साथ जाना है या सुपर ईगो के साथ जाना है। अब ये डिज़ायर्स पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का भी ये शिकार हो जाती है ये ईगो। मिसाल के तौर पर एक इंसान के एग्ज़ाम सर पे आए हुए हैं, वो चाह रहा है कि जी वो उन्हीं एग्ज़ाम के दिनों में जो है वो मूवीज़ देखे या वो गेम्स प्ले करे। तो उसकी ईगो जो है वो कहेगी उसे कि आप अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको 1 हफ़्ता या 10 दिन के लिए डिले कर लें, जब तक आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं। जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लीजिएगा। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है? इंसान किसी सब्स्टिट्यूट की तलाश में होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान की ख्वाहिश है कि एक वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करे। अब मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करने के लिए उसका बजट जो है 6-7 हज़ार रुपये का बजट है, या 10 हज़ार रुपये का बजट है। जबकि उसको फ़ोन जो ब्रांडेड फ़ोन्स हैं वो आते हैं 30 हज़ार के, 35 हज़ार के, या 25 हज़ार के फ़ोन्स आते हैं। तो वो इंसान जो है ना सेकेंडरी प्रोसेस की तरफ जाएगा। अब वो फ़ोन जो एक्सपेंसिव फ़ोन है वो तो उसका वो प्राइमरी है। अब वो प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी की तरफ जाएगा, किसी ऐसे फ़ोन की तरफ जाएगा जो ब्रांड तो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो उसी सेम ब्रांड की तरह होंगी, और वो उसको वो चीज़ जो है कम पैसों के अंदर मिल जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे कि इसने सेकेंडरी प्रोसेस का इस्तेमाल किया है। इसने उस ब्रांड की ब्रांडेड चीज़ तो इसने परचेज़ नहीं की, लेकिन उसी स्पेसिफिकेशन में इसने एक और जो है नया ब्रांड परचेज़ कर लिया है, जो कि उसकी जो नीड है उससे उसकी पूरी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो ईगो समटाइम जो है ना वो इसका सेकेंडरी प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लेती है। तो बेसिकली ये ईगो सुपर ईगो है। अब इसकी एक ये आपको ईगो सुपर ईगो की एक मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक जो है क्लासरूम के अंदर एक लेक्चर हो रहा है। अब उस लेक्चर के अंदर क्या होता है, एक बच्चे को प्यास लगती है। अब जिस बच्चे का डोमिनेंट पार्ट इड होगा, वो बच्चा उसी टाइम उठेगा, सर से पूछेगा कि सर मैं पानी पिया हूँ, और सर उसे कहेंगे ठीक है चले जाओ, वो क्लास से उठ के जो है चला जाएगा। और जो सुपर ईगो जिसका डोमिनेंट पार्ट होगा, वो बच्चा थोड़ा वेट कर लेगा। बच्चा कहेगा कि अभी मैं क्या है, ये आधे घंटे में लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जाके अपना पानी पी लूँगा। मीन्स उसके अंदर एक जो है मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर होगी कि वो पूरी क्लास को या टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और उसका क्योंकि डोमिनेंट पार्ट सुपर ईगो है, उसके अंदर वो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो उन एथिक्स को जो है यूटिलाइज करते हुए वो थोड़ा वेट करके बाद में अपनी ख्वाहिश को जो है वो पूरा कर लेगा। ये बेसिकली ईगो और सुपर ईगो है। हाँ, इसके अलावा इसकी कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं जी। अब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की हमने इसमें बात की थी। ओरल स्टेज की हमने बात की थी, जिसकी एज रेंज बर्थ से लेके 1 ईयर था। इसमें जो ओरल स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंसान जो है मुंह से चीज़ें जो है वो सक करता है, उससे उसकी जो है नीड पूरी होती है। अगर केयर गिवर उसकी वो प्रॉपर फीडिंग करेगा, उसको चीज़ें टाइमली प्रोवाइड करेगा, तो ये स्टेज उसकी बेहतर तरीके से आगे परस्यू कर जाएगी। और अगर बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर लेटर ऑन उसको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा इसकी दूसरी स्टेज जो है वो एनल स्टेज है। अब एनल स्टेज के अंदर जो है इसमें इसका जो बेसिक इसका वर्चू होता है वो उसका ब्लैडर कंट्रोल होता है। इस एज रेंज के अंदर जो है वो बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग को सीखता है। और अगर उसकी जो है टॉयलेट ट्रेनिंग अगर 1 साल से 3 साल की एज में कंप्लीट नहीं होती तो वो बच्चा जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, या शेम का शिकार हो जाता है।
और इसका लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। और अगर इस एज रेंज के अंदर उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो इंसान कॉम्पिटेंसी की तरफ जाएगा या उसकी सेल्फ इस्टीम जो है ना वो मेंटेन रह जाएगी। ये बेसिकली जो है एनल स्टेज के अंदर होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज के अंदर क्या चीज़ है जी, अभी फैलिक स्टेज के अंदर नंबर 1 पे जो है ओडिपस कम्प्लेक्स है और नंबर 2 पे इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है। ओडिपस कम्प्लेक्स में जो मेल बच्चे की फीलिंग्स जो है वो मदर के साथ होती हैं और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो फीमेल बच्ची की फीलिंग्स जो हैं वो फादर के साथ डेवलप हो जाती है। नंबर 4 पे जो है लेटेंट स्टेज है। अब लेटेंट स्टेज के अंदर ये बच्चा जो है सोशलाइज हो जाता है। इसकी एज रेंज जो है 6 साल से लेकर उसकी पुबर्टी 12-13 साल तक की एज रेंज होती है। इसमें बच्चा सोशलाइज होता है। अगर आप बच्चे को डिफरेंट चीज़ें करने देंगे तो उसके अंदर एक तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप उसको मना करेंगे, रोक टोक करेंगे तो वो बच्चा लोनलीनेस का शिकार हो जाएगा। इसके बाद इसकी फाइनल स्टेज है उसको बोलते हैं जेनिटल स्टेज। अब जेनिटल स्टेज जो है उसकी एज रेंज पुबर्टी से लेकर उसकी डेथ तक है। इसमें इंसान की बेसिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उसके मैच्योर होते हैं। पुबर्टी की एज रेंज मैंने आपको बता दिया है कि 12 एंड अबव जो है वो पुबर्टी के अंदर आती है। इस एज के अंदर इंसान अपने रिलेशनशिप्स को देखता है। अगर उसकी प्रीवियस स्टेजेस जो है अच्छे से डेवलप हो चुकी होती हैं तो इंसान डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। और अगर प्रीवियस स्टेजेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है या फिक्सेशन होती है तो फिर इंसान की लास्ट स्टेज भी जो है वो अच्छे कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद है जी सिगमंड फ्राइड ने जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की थी। इसमें सबसे पहले एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी जब इंसान की जो इड की डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती या ईगो की डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती या फिर एक्सटर्नल डेंजर एक इंसान फील करता है तो उस सूरत में इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अब जब एंजाइटी का शिकार होता है तो इंसान अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर इसकी जो है कुछ स्टेजेस हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की। इसकी पहली स्टेज है जी रिप्रेशन। रिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इंसान जो अनएक्सेप्टेबल या अनप्लेजेंट थॉट्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है एक टाइम के लिए और उसको जो है अनकॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर फॉरगेटिंग पेनफुल इवेंट्स। एक इंसान का अगर कोई बचपन में उसका कोई एक्सीडेंट उसकी फैमिली में का हुआ है और उसका कोई उसका प्यारा जो है उसकी जो है डेथ हो गई होगी उसमें, तो जब भी कोई इस तरह का सीन वो किसी मूवी में देखेगा या लाइव देखेगा तो वो उससे जो है अवॉइड करने की कोशिश करेगा ताकि वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर चली जाए और उस टाइम उसको एंजाइटी या प्रॉब्लम्स जो है उसके लिए वो क्रिएट ना करे। इसको बेसिकली बोलते हैं रिप्रेशन। इसके बाद है जी रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, इंसान बिल्कुल जो है बच्चों की तरह बिहेव करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक स्टूडेंट स्पेशली फीमेल स्टूडेंट जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाए तो वो रोना शुरू कर दे तो बेसिकली वो बिल्कुल बचपन की तरफ चली जाती है। जैसे एक बच्चे से कोई चीज़ आप खींच ले वो रोना शुरू कर देता है। तो इस तरह रिग्रेशन के अंदर भी एक जो अडल्ट होता है या जो एक जो है एडोलिसेंट एक फीमेल होती है वो भी वही सेम तरह की हरकतें करनी शुरू कर दे जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं। इसके बाद है जी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि इंसान डिस्प्लेस मतलब वो प्लेस छोड़ के किसी और प्लेस पे जाके वो अपनी एंजाइटी को रिमूव करने की कोशिश करता है और वो इंसान सेफ टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय को अपने बॉस से जो है डांट डपट पड़ जाए और उसका बॉस उस पर काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हो, उससे बड़ी बदतमीज़ी से बात करे तो वो एम्प्लॉय जब वापस अपने घर जाएगा तो वो वही सेम रवैया अपनी फैमिली के ऊपर उतारे क्योंकि बॉस के सामने तो वो बात नहीं कर सका। वो अपने एग्रेशन को रिमूव करने के लिए या अपनी एंजाइटी को रिमूव करने के लिए उसने वो सारी अपनी हबड़ास थी या जो भी उसके अंदर जो गुस्सा था वो उस अपनी फैमिली के ऊपर निकाल दिया। इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इंसान जो है एक जो है रैशनल थॉट देने की कोशिश करता है या कोई लॉजिक देने की कोशिश करता है या कोई एक्सेप्टेबल रीज़न को पेश करने की इंसान जो है कोशिश करता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के हवाले से। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है एक्सपेंसिव जो है कार ले लेता है तो और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो लोग पूछते हैं यार इतना पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि मेरी
पुरानी कार जो है ना, अब उसको पता है कि उसने बहुत ज़्यादा जो महंगी गाड़ी ले ली, वो कहता है जी पुरानी कार मेरी जो है ना वो काफ़ी ओल्ड हो गई थी और वो बड़ी जो अनरिलायबल थी, इस वजह से मैंने ये अपनी गाड़ी चेंज की। मतलब कोई रेशनल थाट देने की वो इंसान कोशिश करेगा रेशनलाइजेशन के अंदर। इसके बाद है जी डिनाइल। डिनाइल में इंसान जो है कि अनएक्सेप्टेबल जो उसका बिहेवियर होगा वो उससे जो है अवॉइड करेगा। मिसाल के तौर पर इंसान डिनाइल का शिकार हो जाएगा। एक इंसान स्मोकिंग करता है, एक इंडिविजुअल स्मोकिंग करता है, तो जब उसको बताया जाएगा कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए बड़ी इंजीरियस है, बड़ी बड़ी हार्मफुल है, ये कैंसर का बायस बन सकती है, तो वो इंसान क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं मैं तो कभी कभार स्मोकिंग करता हूँ, मैं कोई चेन स्मोकर नहीं हूँ, और इस तरह करके वो अपनी एंजाइटी से बचने की कोशिश, हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो वो इंसान डिनाइल की तरफ चला जाता है ताकि वो एंजाइटी से कुछ टाइम के लिए बच जाए। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिनाइल। इसके बाद होता है जी प्रोजेक्शन। अभी प्रोजेक्शन के अंदर इंसान अपनी नेगेटिव जो उसकी चीज़ें होती हैं वो किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है अगर कहीं से ब्राइब लेता है, कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है जी मेरी कंपनी मुझे अच्छा पे नहीं करती इसलिए मैं रिश्वत लेता हूँ। मिसाल के तौर पर वो उसकी अपनी जो उसका नेगेटिव जो उसका पहलू है, जो उसका ब्राइब लेना है, वो अपनी कंपनी के ऊपर थोप देता है जी उनका इसमें कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है, अगर वो मुझे अच्छे से पे करती तो मैं ब्राइब ना लेता या रिश्वत में ना लेता। इसके बाद है जी सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन जो है वो सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में था कि इंसान की जो एग्रेशन है वो इंसान अपनी फैमिली के ऊपर जाके निकालता है, सब्लिमेशन जो है ये थोड़ा सा जो है पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। एक इंसान की जो एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, वो किसी उसको जो है कंस्ट्रक्टिव वे में जो है करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक इंसान गिटार बजा रहा है, तो अब इसमें जो है इंसान का एग्रेशन जो है वो सारा गिटार के अंदर लगा देगा। अब ऐसे ही बिल्कुल ये आपने जो क्रिकेट के अंदर जो एग्रेसिव प्लेयर्स देखे होंगे या हॉकी के अंदर आपने एग्रेसिव प्लेयर्स देखे होंगे, तो वो बेसिकली वो कहने की सब्लिमेशन का शिकार होते हैं। अपनी एंजाइटी, अपनी एंगर को जो है वो एक बड़े पॉजिटिव और जो है कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर उसको जो है डालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम कुछ इसके ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे कि साइको एनालिसिस के आगे कुछ जो है ट्रीटमेंट्स भी हैं। एक इंसान को अगर साइको एनालिसिस का शिकार हो जाता है या फिर साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल हो जाता है, उसके अनकॉन्शियसनेस के अंदर जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया है। हाँ, इसका जी ट्रीटमेंट बेसिकली जो है ना वो कैथारसिस है और हिप्नोसिस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भी कैथारसिस के अंदर इंसान अपने इमोशंस को रिलीज़ करके अपने जो है वो वो टेंशन को रिलीज़ कर सकता है। और हिप्नोसिस में जो है ना एक इसका हिप्नोटाइज के प्रोसेस का आपको पता होगा कि वही सेम हिप्नोटाइज का प्रोसेस करके भी उससे उसकी नेगेटिव थॉट्स या उसके अनकॉन्शियसनेस के अंदर जो भी चीज़ चल रही है उसको जो है परखा जा सकता है, उसको पिक्चर के ऊपर लाया जा सकता है। हाँ, इसके बाद है जी हिप्नोसिस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फ्री एसोसिएशन की भी हमने इसमें स्टार्ट में जिक्र किया था कि एक क्लाइंट और उसके साइकोलॉजिस्ट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसमें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टिगेशन करता है एक साइकोलॉजिस्ट। और इसमें फ्राइड ने कहा था कि जी इंसान की जो डिज़ायर्स या पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो एग्जिस्ट जो कर रही होती हैं, उसको फ्री एसोसिएशन से अगर एक रिलेशनशिप अच्छा होगा एक साइकोलॉजिस्ट का और उसके क्लाइंट का, तो फ्री एसोसिएशन के थ्रू भी उसकी इररेलेवेंट या एम्बैरेसिंग थाट्स जो होती हैं उसको परखा जा सकता है या उसको लाया जा सकता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें फ्राइड ने बेसिकली कहा था कि इंसान जो है डेली जो मिस्टेक्स करता है उसको अगर वो एक अपने पेज के ऊपर नोट डाउन कर दे, तो उससे भी उसके जो उसके अनकॉन्शियस के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझा जा सकता है। अगर वो पॉइंट्स वो इंसान नोट कर ले तो मीन्स उसके अनकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होती हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हाँ, इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स होते हैं जी। ड्रीम्स भी फ्राइड ने कहा था कि ड्रीम्स जो है ना वो एक रॉयल रोड होते हैं ये अनकॉन्शियसनेस की तरफ, मीन्स कि बड़ा बड़ा अहम जो है रोड होता है वो उसके अनकॉन्शियस की तरफ। इसमें बेसिकली जो है ड्रीम के दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 पे होता है मैनिफेस्ट पार्ट और नंबर 2 पे लेटेंट पार्ट होता है। अब बेसिकली मैनिफेस्ट पार्ट जो है उसको वो बोलते हैं एक्चुअल ड्रीम को, और जो लेटेंट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कि जी उस ख्वाब की ताबीर क्या है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ख्वाब में ब्लड को देखता है तो उसकी ताबीर ये बताई जा सकती है कि जी कोई ख़तरनाक चीज़ उसके साथ होने वाली है,
या कोई ख़तरनाक एनिमल देख ले इंसान, अगर इसके ड्रीम के अंदर कोई स्नेक को देख ले तो उसका हम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जी इसके अंदर कि अभी कोई बुरा वक्त आने वाला है। इनको भी जो है ना इंटरप्रेट करके इंसान ये अपने आप को जो है संभाल सकता है सिगमंड फ्राइड के मुताबिक। तो ये बेसिकली सिगमंड फ्राइड ने जो है ये अपनी थ्योरी पेश की थी साइको एनालिसिस। ये मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा समराइज़ करके मैं आपको बताऊं, और ये पूरे कंप्लीट स्कूल ऑफ थॉट आपको पता होना चाहिए। तो भी काफ़ी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना इस पर एक पूरी वीडियो बना दी जाए जिसमें जो है इसमें हमने तकरीबन को 25 मिनट्स के अंदर अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।